क्लास 7 साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा बेसिकली एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर आप देखो, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें ऊष्मा को कैसे स्थानांतरण करती है, ऊष्मा को कैसे मापते हैं, कौन से पदार्थ ऊष्मा के चालक हैं, कौन से कुचालक हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारे पास गर्म या ठंडा। तो इसमें क्या होता है, देखो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म है, कुछ ठंडी होती है। जैसे चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। तो अब देखो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है आपको, देखो बताते हैं। हमने 3 बीकर लिए, देखो हमने 3 बीकर लिए ए बी सी। हमने ए में डाला, पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी लिया। कुछ ठंडा पानी और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डाल दिया। अब हमने इसमें ठंडा, इसमें क्या डाल दिया, ठंडा, इसमें गर्म, इसमें सी में, दोनों का हमने डाल दिया मिक्सचर। अब देखो, अब अगर मैं आप कक्षा में से एक एक विद्यार्थी को बुलाता हूँ कि बताओ इनमें से कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा ज्यादा गर्म है और कौन सा ज्यादा ठंडा है, तो आप ये तो बता दोगे कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये कम ठंडा है, ये ज्यादा ठंडा है। इतना तो हमें पता लग जाएगा। तो वो हमें बताएगा क्या? हमें बताएंगे हमारी स्पर्श इंद्रियां। देखो क्या लिखा है आपकी बुक में, देखो हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथ को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होगा? तो इस हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो क्या है, बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, अगर आप क्लास में से बुलाया जाएगा एक बच्चे को तो सबका जवाब अलग अलग होगा, तो हम अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे कि वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है? देखो तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की ऊष्मता, गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी कहते हैं। तो हम उपयोग करेंगे थर्मामीटर का। आप पढ़ते हैं हम ताप माप, बात करते हैं ताप मापन के बारे में। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को भी बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर, तापमापी से मापा जाता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। हम आप बुखार होता है, हम अपना टेम्परेचर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे शरीर का टेम्परेचर ही मापता है। तो वो किसकी सहायता से मापता है? डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से। ये उसका डायग्राम दिया गया है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, ये है वो बल्ब। बल्ब में पारा भरा होता है। ये आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है पारा। क्वेश्चन बनता है ये। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना दे। अब देखो थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देता है। ये है वो स्केल। देखो स्केल दिखाया गया है आपको। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है। ये देखो, ये सेल्सियस का स्केल है, सेल्सियस का। ये देखो लास्ट में डिग्री सेल्सियस लिखा है और नीचे लिखा गया है फ़ारेनहाइट का। नीचे फ़ारेनहाइट, नीचे ध्यान से देखो, ये ऊपर सी लिखा गया है, नीचे एफ लिखा गया है। सी का मतलब होता है सेल्सियस, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। अब देखो इसमें सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक है। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये वैल्यू आपके पास क्वेश्चन बनता है। अब देखो आगे करते हैं। ये आपको थर्मामीटर से ताप मापना, इसका आपको
वो दिया गया एक्सपेरिमेंट कैसे मापा जाता है, ये आपको बताया भी गया है किस प्रकार आप अपने शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर की सहायता से माप सकते हो। देखो एक बात हो रहा है, देखो क्या है ये, मनुष्य शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप के इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, ना कि फ़ारेनहाइट। ये इंपॉर्टेंट होता है, सेल्सियस में 37 होता है। अब देखो ये आपको बताया गया है थर्मामीटर से टेम्परेचर मापने का तरीका क्या कैसे किया जाता है। अब बात आती है, ये ये होता है हमारे पास प्रयोगशाला तापमापी, जिसका उपयोग हम अपनी प्रयोगशाला में करते हैं, इसको बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। अब देखो इसमें इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, ये इसको क्रियाकलाप 3.4 के माध्यम से आपको बताया गया है कि इसको कैसे उपयोग में लाते हैं। इसको इस तरह से उपयोग में लाया जाता है, इसको ऐसे पानी बीकर में पानी लेकर ऐसे डाला जाता है, तो ये टेम्परेचर बता देता है कितना पानी है, गर्म है कितना है। इसका जो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है इसके बीच में होता है। ये आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब देखो आगे क्या है, आगे है हमारे पास, देखो ये डॉक्टरी थर्मामीटर का एक विभाग होता है, दिखाया गया है आपको। अब देखो आजकल आपने देखा होगा डिजिटल थर्मामीटर आ चुके हैं। इस प्रकार के अंकीय थर्मामीटर तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषात्मक पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। मतलब पारा एक विषात्मक पदार्थ है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए आजकल हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। तो ये डिजिटल थर्मामीटर आजकल उपयोग में लाए जाते हैं, आपने देखा होगा। बात करते हैं उष्मा के स्थानांतरण के बारे में। उष्मा बेसिकली ना 3 प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट में भी आपको बताते हैं। देखो पहला होता है चालन। चालन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में उष्मा प्राय चालन के माध्यम के द्वारा स्थानांतरित होती है। देखो इसमें आप ये इस एक्सपेरिमेंट को देखो, हमने ली 2 ईंटें, ईंटों के बीच में हमने रखी क्या, एक धातु की पट्टी, और उस पे हमने मोमबत्ती, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये है मोमबत्ती का मोम, और हमने एक सिरे पे रख दी मोमबत्ती। अगर इससे अब जब यहाँ मोमबत्ती रखी जाएगी ना, तो ये सिरा होगा गर्म और ये होगा ठंडा। अब दिखाएंगे, आपको क्लास में दिखाया भी था। जब इसको यहाँ गर्म होगा ना, तो ये गर्म धीरे धीरे इस तरफ मूव करेगा, चलता जाएगा। तो और जैसे जैसे ये गर्म होगा ना, तो ये मोम पिघलता जाएगा। देखो मोम के टुकड़े को क्या होगा, ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं। तो ये होता है चालन। चालन जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उसमें उष्मा का चालक कहते हैं। अब देखो ये ठोस पदार्थ है, ठोसों में ही चालन होता है। जिनमें से उष्मा आसानी से मूव कर जाती है उनको बोलते हैं चालक। इनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर। और जो पदार्थ उष्मा को आसानी से अपने में से नहीं जाने देते उसको बोलते हैं कुचालक, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को उष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। तो अब इन पदार्थों में स्थानांतरण कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि भी जल से उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, होती है। उसके लिए विधि दूसरी है उष्मा की। उष्मा 3 प्रकार से स्थानांतरित होती है। पहली होती है चालन, अब दूसरी होती है संवहन। ये बताया गया इस एक्सपेरिमेंट में, आपको बताते हैं। चलो देखो आप ना इस प्रकार से एक बीकर ले, बीकर में नीचे ये क्या रखते हैं, इसको स्टोव रखे हैं। देखो गोल गेंद का फ्लास्क लीजिए, तो बीकर लिया जा सकता है। यदि फ्लास्क ना हो, इस जल से 2/3 भाग में भरिए, इसके किसी तिपाई पर रखिए, अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल को स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए।
आपको अपने जीवन का, लाइफ का एग्जाम्पल आप देखते भी होंगे। अब सर्दियों में हम सभी गर्म पानी में नहाते हैं। हम क्या करते हैं, अपना गर्म पानी में रोड़ लेते हैं, रोड़ जो हमारे पानी को गर्म करती है। अब आप उसको जैसे ही पानी में डालते हैं ना, तो क्या होता है, जो उसके पास का पानी होता है वो तो गर्म हो जाता है, और जो उससे दूर का पानी होता है वो होता है ठंडा। यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया, अब जो गर्म पानी होता है ना, वो जगह बदलता है अपनी। देखो, अब देखो इसमें बताया, इसमें यही होता है, संवहन में गर्म पानी मूव कर जाता है, उसकी जगह पर आ जाता है ठंडा पानी। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संवहन। ऐसे ही वायु में होता है, गर्म वायु एक मूव कर जाती है और उसकी जगह पर आ जाती है ठंडी वायु। तो इस प्रकार वायु में और जल में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। देखो, ये होता है वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण, इस प्रकार देखते हैं, ये आपको बताएंगे। अब होता है समुद्र समीर और थल समीर। समुद्र समीर और थल समीर। समुद्र समीर क्या होता है, देखो आपने ना देखो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। अब देखो, ये आपको ना एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ये तो जल है और ये है थल। दिन के समय में ये जल्दी गर्म होगा इन कंपैरिजन टू जल। थल जल्दी गर्म हो जाता है, देखो दिखाया गया है इसमें। तो थल गर्म है तो ऊपर जो इसके आसपास की वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी। यहाँ पानी कम गर्म है तो यहाँ वायु ठंडी होगी। तो ये वायु मूव करेगी, गर्म इस तरफ मूव करेगी, ठंडी इस तरफ मूव करेगी। समुद्र की ओर से आने वाली, और देखो क्या कहते हैं, चक्र देखो, जल की अपेक्षा स्थल की अपेक्षा स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। अब जो यहाँ से वायु ठंडी आ रही है ना थल की तरफ, इसको बोलेंगे समुद्र समीर। अब थल समीर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। रात के समय में ये जल्दी ठंड हो जाएगा और ये लेट ठंड होगा, तो यहाँ की जो ठंडी वायु होगी वो इस तरफ जाएगी और जो यहाँ की गर्म वायु होगी वो इस तरफ मूव करेगी। इसको बोलते हैं थल समीर। अब आती है बात ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी विधि, बोलते हैं विकिरण को। अब देखो, जैसे कि हमारे पास सूर्य का प्रकाश आता है, इस माध्यम में, विकिरण माध्यम में ऊष्मा को मूव करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो इसमें पढ़ते हैं, देखो जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव होती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। अब ये होता है विकिरण। अब बात आती है, आपने देखा भी होगा, आप विकिरण का दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। आप सर्दियों में जैसे हम हीटर के पास बैठते हैं तो हीटर और हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं होता, वायु गर्म होती है हीटर की एनर्जी हीट से, और वही वायु हमें गर्मी महसूस कराती है। ये संवहन का दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य के प्रकाश से अलग। अब होता है कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। बेसिकली आपको बताया गया है कि सर्दियों में ना हमें ज्यादा गहरे वस्त्र पहनने चाहिए और गर्मियों में हमें कम गहरे वस्त्र पहनने चाहिए। देखो, सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु ट्रैप रहती है, फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर को ऊष्मा को ठंडक परिवेश की ओर विकृत करने से रोकती है, अतः उष्णता का अनुभव कराती है। ये होता है हमारे पास ऊष्मा के बारे में। ये एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ये था आपका कक्षा 7 का 3rd चैप्टर।